वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज डेट हो गई है 8 जुलाई 2020 और लगाते हैं टेस्ट नंबर 431। 431वां टेस्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए हैं। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा स्टेबियोसाइड। क्या है स्टेबियोसाइड? हाल ही में यूएसए के क्षतिग्रस्त हुए सैटेलाइट का मलबा है क्या? एस्टेरॉयड का मलबा जो पृथ्वी की कक्षा में आकर प्रदूषण फैलाता है। हनी आरवा की पत्तियों में पाया जाने वाला एक ग्लाइकोसाइड है या फिर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा संयुक्त एक अंतरिक्ष शैवाल है। क्या है स्टेबियोसाइड? देखिए, यूएसए के किसी क्षतिग्रस्त हुए सैटेलाइट का मलबा नहीं है, ये अंतरिक्ष कोई शैवाल नहीं है और न ही है ये पृथ्वी की कक्षा में आकर प्रदूषण फैलाने वाले एस्टेरॉयड का मलबा। यह है हनी आरवा के पत्तियों में पाया जाने वाला एक ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन नंबर डी। तो स्टेबियोसाइड हनी आरवा की पत्तियों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो है पादप आधारित क्या है, ग्लाइकोसाइड है। हनी आरवा सेक्रोज से लगभग 300 गुना तक मीठा होता है और इसमें चिकित्सकीय गुणों के अलावा उच्च स्तर का मीठा यौगिक होता है जिसे स्टेबियोल ग्लाइकोसाइड के रूप में जाना जाता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, रोगाणुरोधी एवं एंटी फंगल जैसे गुणकारी विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जरदोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, यह एक प्रकार की कढ़ाई कला है। इसमें कपड़ों पर सोने एवं चांदी के धागों से बुनाई की जाती है। 17वीं शताब्दी में इस कला को मुगल सम्राट बाबर ने संरक्षण दिया था और भारत के अलावा यह कढ़ाई कला केवल ईरान में प्रसिद्ध है। कौन सा करेक्ट है इसमें? यहाँ केवल लगा दिया है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। तो बिल्कुल, जरदोजी एक प्रकार की कढ़ाई कला है जिसमें धातु यानी सोने एवं चांदी के धागों से बुनाई की जाती है कपड़े के ऊपर। करेक्ट है, करेक्ट है। 17वीं शताब्दी में इस कला को मुगल सम्राट अकबर ने संरक्षण दिया था, बाबर ने नहीं। थर्ड को एलिमिनेट करो तो जहाँ जहाँ तीन है वो नहीं होगा। और चौथा भी गलत है क्योंकि ये भारत में पाई जाती है। भारत के अलावा पाकिस्तान में भी प्रसिद्ध है, ईरान में भी प्रसिद्ध है, बांग्लादेश में भी प्रसिद्ध है। केवल की वजह से कट जाएगा स्टेटमेंट, केवल एक और दो हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जरदोजी एक प्रकार की कढ़ाई कला है जिसमें कपड़ों पर जटिल पैटर्न बनाने के लिए सोने एवं चांदी के धागों से बुनाई की जाती है और इस कढ़ाई में धातु के धागों के अलावा कीमती मोती एवं पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है। जरदोजी शब्द जो है वो दो फारसी शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है जोर, जोर जिसका अर्थ होता है सोना और दोजी, और कढ़ाई देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। जार, जार जिसका अर्थ होता है सोना, जार जिसका अर्थ होता है सोना, और दोजी जिसका अर्थ होता है कढ़ाई, तो जरदोजी। अब देखिए, 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के संरक्षण में फारसी जरदोजी कढ़ाई को अधिक मान्यता मिली थी। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट क्योंकि अकबर है, बाबर नहीं है। और भारत के अलावा जरदोजी कढ़ाई जो है ईरान में, अजरबैजान में, इराक में, कुवैत में, सीरिया में, तुर्की में, मध्य एशिया, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में भी प्रसिद्ध है। तो चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक सांवैधिक निकाय है, मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई ना ये। यह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करता है और यह कंपनी अधिनियम के तहत कार्य करता है। देखिए, सांवैधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है यह। तो इसका आंसर केवल एक और दो हो जाएगा, बी। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT जो है केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्य करता है और एक गठित सांवैधिक निकाय है, न कि कंपनी अधिनियम के तहत। यह प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीति एवं योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को प्रशासित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन तीन, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आकाशवाणी ने, किसने? ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में संस्कृत में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है। आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है
और यह जो कार्यक्रम है प्रत्येक रविवार को आकाशवाणी पर सुना जा सकता है। देखिए पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है ना संस्कृत साप्ताहिकी, यह प्रत्येक शनिवार को सुना जा सकता है और इसका जो रिपीट टेलीकास्ट या प्रसारण होगा वो रविवार के दिन होगा। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, केवल 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट है। तो संस्कृत साप्ताहिकी नाम का यह समाचार पत्र तकरीबन 20 मिनट प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी पर सुना जा सकता है और वहीं इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा रविवार के दिन। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना क्या कहती है? कार्यक्रम में सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियां संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला, संस्कृति जैसे विषय शामिल होंगे और वहीं इस कार्यक्रम में सूक्ति, प्रसंग, सप्ताहिकी, संस्कृत दर्शन, ज्ञान विज्ञान, बाल बल्लरी और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कई खंड इसमें शामिल होंगे। तो नाम याद रखिएगा इसके, संस्कृत साप्ताहिकी, आकाशवाणी ने प्रत्येक शनिवार को, रिपीट प्रसारण रविवार को। 5वें प्रश्न पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहे धन्वंतरी रथ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने धन्वंतरी रथ की शुरुआत की है। धन्वंतरी रथ एक प्रकार का एम्बुलेंस ही है जिसमें एक डॉक्टर, पैरामेडिकल व फार्मा स्टाफ तथा आवश्यक दवाएं आदि हैं। और धन्वंतरी रथ की शुरुआत मुख्य रूप से सामान्य बुखार, सर्दी, जुकाम के चलते अस्पताल पहुंचने वाले लोगों के लिए की गई है। तो दूसरा वाला करेक्ट है, तीसरा वाला भी करेक्ट है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोई धन्वंतरी रथ नहीं चलाया, गलत है। ये अहमदाबाद नगर निगम ने चलाया, मतलब गुजरात के अंदर हुआ ये। तो 2 और 3 सही है, जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए हाल ही में अहमदाबाद नगर निगम ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के प्रकोप का सामना कर रहे अहमदाबाद में संक्रमण पर काबू पाने के लिए धन्वंतरी रथ की शुरुआत की है। धन्वंतरी रथ की शुरुआत मुख्य रूप से सामान्य बुखार, सर्दी, जुकाम के चलते अस्पताल पहुंचने वाले लोगों के लिए की गई है। ये रथ अहमदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर सामान्य बीमारी से प्रभावित लोगों का उपचार करेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। विंटर डीजल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए विंटर डीजल -33 डिग्री सेल्सियस, कितना, -33 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। इसमें बायोडीजल का सम्मिश्रण भी किया जाता है। विंटर डीजल में जो है सल्फर की मात्रा कम रहती है जो इंजनों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। देखिए बिल्कुल करेक्ट हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट विंटर डीजल से रिलेटेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय सेना को सौंपा जाएगा या दिया जाएगा। तो उपरोक्त सभी विशेषताएं विंटर डीजल के संदर्भ में सही हैं। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी का नाम क्या? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC शीघ्र ही लद्दाख में सेना को विंटर डीजल की आपूर्ति करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। द बिग स्प्लैट संकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए यह चंद्रमा के निर्माण से संबंधित सबसे लोकप्रिय संकल्पना है। और संकल्पना कहती क्या है? ये संकल्पना कहती है कि जो चंद्रमा का निर्माण हुआ ना, वो आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड था जो पृथ्वी से टकरा गया, जिससे क्या हुआ, पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया और वही बन गया चंद्रमा। तो बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए द बिग स्प्लैट संकल्पना चंद्रमा के निर्माण से सबसे लोकप्रिय संकल्पना है। ये संकल्पना क्या कहती है? 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मंगल ग्रह का कोई ग्रह होगा, मंगल ग्रह के आकार का कोई ग्रह होगा, पृथ्वी से वो टकराया और पृथ्वी से जब टकराया वो, तो पृथ्वी के एक हिस्सा टूटकर जो है वो अलग हो गया और उस हिस्से का नाम है चंद्रमा, नाम उसको रखा गया। आज ये है चंद्रयान 1 यहाँ जा रहा है, 2 यहाँ जा रहा है और पृथ्वी से डेली आप देख पाते होंगे चंद्रमा के एक भाग को। अब देखिए इस संकल्पना के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण भी मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि जैसे कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की रासायनिक संरचनाएं हैं उनमें व्यापक समानताएं हैं, चंद्रमा पर भी पृथ्वी पर भी। तभी तो चंद्रमा पर जाना चाहता है दुनिया के अधिकतर देश, भारत भी उनमें से एक है। चलिए भाई अगला प्रश्न पर आ जाइए। मून लैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रही जास्कर नदी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर।
देखिए सारी की सारी नदियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊपर की सतलज हो गई, झेलम हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, जास्कर, रावी, चेनाब, झेलम, गिलगित, क्योंकि ऊपर जो है इंडिया और चीन का जो है विवाद चल रहा है और प्रश्न कहीं से ही पूछा जा सकता है। तो सारे तो कवर करा दिए रिलेटेड। जास्कर पे भी आ जाइए। तो जास्कर नदी के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है, जास्कर नदी उत्तर की ओर बहने वाली सिंधु की सहायक नदी है। दूसरा स्टेटमेंट है, सर्दी के मौसम में, किसमें, सर्दी के मौसम में जास्कर नदी के जम जाने के कारण इसे चादर ट्रैक कहा जाता है। और जास्कर नदी के ऊपरी प्रवाह की 3 मुख्य धाराएं हैं जो क्रमशः भारत, पाकिस्तान और चीन में बहती है। देखिए पहला करेक्ट है, सिंधु की ट्रिब्यूटरी है ये, उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। दूसरा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा वाला गलत है क्योंकि इसकी 3 मुख्य धाराएं नहीं है, इसकी 2 मुख्य धाराएं हैं। तो थर्ड को एलिमिनेट करके इसका लगा दीजिए आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 केवल। तो देखिए जास्कर नदी उत्तर की ओर बहने वाली सिंधु की सहायक नदी है। सर्दी के मौसम में जास्कर जम जाती है और जम जाती है तो इसको कहा जाता है चादर ट्रैक। जास्कर नदी के ऊपरी प्रवाह की 2 मुख्य धाराएं, कितनी, 2, 3 नहीं है। इसकी पहली धारा जिसको कहा जाता है डोडा, क्या कहा जाता है, डोडा, यह जास्कर घाटी के साथ दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। और इसकी दूसरी धारा का निर्माण है, क्या नाम है, करग्याग। इसकी दूसरी धारा का निर्माण करग्याग रिवर और क्या है, सराप रिवर, करग्याग रिवर और सराप रिवर से होता है। ये दोनों नदियाँ पुराने गांव के पास आपस में मिलकर लुंगड़क नदी का निर्माण करती है। यहाँ से जो लुंगड़क नदी है ना, वो जास्कर घाटी में उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। और जब ये लुंगड़क नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहती है जास्कर घाटी से, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, जास्कर नदी पड़ जाता है। और क्या होगा, अब इस लुगड़क नदी में और डोडा नदी आकर मिलेगी ऊपर वाली, तो ये जो है दोनों जास्कर नदी के नाम से जो है आगे चलती है मिलकर। तो ये सब कुछ किस में हो रहा है, जास्कर घाटी में हो रहा है, तो इसी से रिलेटेड जो है इसका नाम रख दिया जास्कर नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, उड़ीसा सरकार ने राज्य के भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। और बलराम योजना मुख्य तौर पर राज्य के भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। बलराम योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे राज्य के तकरीबन 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान किया जाएगा। उड़ीसा सरकार की है, महाराष्ट्र सरकार की है बलराम योजना, देखिए उड़ीसा सरकार की ही है, करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट, डी है इसका उत्तर। तो बलराम योजना के तहत ऋण संयुक्त देता समूहों के माध्यम से वितरित किया जाएगा और इसके लिए किसानों के कुल 1,40,000 समूहों का गठन किया गया है, जिसमें 70,000 किसान संगठन इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जबकि शेष समूहों को इस योजना का लाभ अगले वित्त वर्ष के दौरान मिलेगा। तो किसकी है बलराम योजना, उड़ीसा सरकार की। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय रेलवे लाइन की कुल लंबाई लगभग 1,25,000 किलोमीटर है तथा रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 68,000 किलोमीटर है। मार्च 2019 तक केवल 35,488 किलोमीटर लंबाई के रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण हो पाया है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है। इस तरह के प्रश्न केवल 3 से 4% इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी सिविल सेवा के लिए, 96 और 97% नहीं होते। लेकिन फिर भी एक मोटी मोटी जानकारी तो होनी चाहिए ना कि भारत में रेलवे लाइनों के, आपके देश में रेलवे लाइनों की कुल लंबाई कितनी है टोटल, तो 1,25,000 किलोमीटर है। और रेल मार्गों की कितनी है, रेल लाइनों की कितनी होगी, 1,25,000 किलोमीटर, रेल मार्गों की कितनी होगी, 68,000 किलोमीटर। और मार्च 2019 तक 35,488 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्गों का विद्युतीकरण हो पाया, मतलब इलेक्ट्रिक वाली जो ट्रेन है ना इन पे दौड़ेगी, बाकी ये डीजल बचा हुआ। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों तो करेक्ट हो गए फिलहाल। ये भारतीय रेलवे द्वारा पूरे रेल नेटवर्क को वर्ष 2024 तक पूरी तरह से विद्युत से संचालित करने तथा वर्ष 2030 तक नेट शून्य उत्सर्जन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सरकार इन पहलों को मिशन मोड कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित करेगी। किसके तहत, मिशन मोड कार्यक्रम के तहत। भारत इसके लिए ब्राज़ील जैसे देशों के सहयोग स्थापित करेगा।
ताकि स्वच्छ ऊर्जा, स्टार्टअप, मूल्य श्रृंखला आदि में जो है निवेश बढ़ाने में मदद मिल सके। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कीजिएगा और आपको पता होनी चाहिए इतना मोटा मोटा अमाउंट, इतना ये सब मिशन मोड क्या है, और वर्ष 2024 तक जो है रेलवे लाइन को विद्युतीकरण करना है और 2030 तक शून्य नेटवर्क उत्सर्जन, ये सब पता होना चाहिए। बाकी रिवीजन करते रहना, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।